सत्यमेव जयते। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं अगर, तो ये किसका परिणाम है? ये ऑडिटरी सिस्टम हमारा है, जो कान से हम सुन रहे हैं और ब्रेन का कॉम्बिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा, उतना बेहतर आप सुन पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। उसी तरह अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, तो जो विजनरी पूरा सिस्टम है, जो आपकी आंखों पर जो एक प्रतिबिंब बन रहा है, वहाँ से कितना अच्छा आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ब्रेन कितना अच्छा उसको फिल्टर करके आपको बता पा रहा है कि वो क्या चीज़ है। ये भी कोऑर्डिनेशन है। तो आज हम लोग बात करें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ की। तो 1980s से पहले कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को सिर्फ इस बारे में देखा जाता था स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या बाहर कहीं भी, कि कितना एफिशिएंटली बॉडी को के मूवमेंट को चेंज कर पा रहा है और कितना फास्टली रिएक्ट कर पा रहा है। तो इसको सिर्फ एजिलिटी से नापा जाता था। लेकिन 1980s के बाद कहीं कहीं लिखा हुआ ब्लूम के द्वारा, कहीं कहीं है कि नाम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जितने भी लोग फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सब कहा कि ये 6-7 मुख्य ट्रेट हैं। किसी किसी बुक में डिफरेंट है, लेकिन मोस्ट कॉमन 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं, जिसमें कि रिएक्शन तो पहले से था, तो 7 बैलेंसिंग भी पहले से था। तो ये 7 क्या क्या है, तो इसको बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इसको याद कैसे करें और किस में क्या है, कौन सी एबिलिटी में क्या है। तो बैलेंसिंग और रिएक्शन और रिदम, ये तो कॉमन है और सब कोई जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज किस तरह से याद करेंगे सीक्वेंस में आप, और उसको कैसे रिलेट कर पाएंगे स्पोर्ट्स से या जनरल एक्टिविटीज से, ये मैं आपको समझाता क्या करके। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को याद करने के लिए 7 है, तो आप ऐसा कीजिए ABCDEF और G कर लीजिए। अब ABCDEF G से जो मैंने याद करने के लिए बच्चों को जब भी मैं कराता हूँ तुरंत उनको याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। ए से एप, एप्पल की जगह एप कर दीजिए, APF। एप जो ह्यूमन से मिलता जुलता जो एप की जो प्रजाति है, होमोसेपियंस के जस्ट पहले की, और बहुत ही चालाक प्रजाति मानी जाती है, IQ जिसका कि ह्यूमन के बाद अच्छा माना जाता है धरती पर रहने वाले जानवरों में। एप। बी से बैट, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ बैट यानी चमगादड़। C फॉर कैट, बिल्ली। D फॉर डॉग, कुत्ता। E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश और G फॉर गोट। ये कॉमन हम लोग ABCDEFG तक लेके चलते हैं। अब इसको इसके संबंधित कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज से मिलाएंगे हम लोग। तो पहला कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है कॉपलिंग एबिलिटीज। तो कॉपलिंग एबिलिटीज का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटीज को एक साथ मिलाकर कर पाना, या बॉडी के डिफरेंट बॉडी, हाथ और पैर दोनों की एक्टिविटी को, या हाथ पैर आंख सारी एक्टिविटी को एक साथ मिलाकर कर पाना। तो एक पिंजड़े में एक प्रयोग के दौरान एक ऐप के ऊपर केला बांध दिया गया और वहां पर कुछ बॉक्सेस रख दिए गए थे। तो देखा गया कुछ देर वो ऐसे जंप किया, देखा नहीं पहुंच पा रहा है, जाली से जाके जंप किया, देखा नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर वो बॉक्सेस को उठा कर रखा और उस पर चढ़ के देखा कि हम नजदीक आ रहे हैं, तो 1-2 और बॉक्स को रखा और उस पर चढ़ के वो केले पर पहुंच गया। तो इसको रिलेट करना है कॉपलिंग एबिलिटी से। कॉपलिंग एबिलिटी मीन्स वो हाथ से बॉक्स उठाया, पैर से फिर चढ़ा, तो वो बॉक्स उठाने के लिए क्या है, पैर से गया, हाथ से उठाया। तो पैर और हाथ या आंख की एबिलिटी, इसको स्पोर्ट्स में रिलेट कर सकते हैं, स्मैशिंग इन वॉलीबॉल। अब जैसे बॉल जब लिफ्ट करता है, बूस्ट करता है कोई भी लिफ्टर या बूस्टर, तो बॉल जब ऊपर जाता है तो एक स्मैशर जंप लेते समय बॉडी, हाथ पैर, आई कहाँ, बॉल पर, और सारे कॉम्बिनेशन के साथ वो उसी दौरान इस ब्लॉकर को भी देख रहा है, उसी दौरान जो है वो फील्ड को भी एंटिसिपेट करा। ऐसा नहीं कहीं भी बॉल मार देना है, बॉल को सही जगह पे मारना है। तो ये सारा जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट एक साथ होता है वो कॉपलिंग एबिलिटी के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा ये डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी से रिलेटेड है, जो कि आखिरी है, जिसको सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है, जिसको सीखना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये कॉपलिंग एबिलिटी समझ में आ गया होगा आपको। बी फॉर बैट, बैट यानी ओरिएंटेशन एबिलिटी। अब बैट के बारे में आप जानते होंगे कि जब वो बैट जब उड़ता है तो उसका एक रडार होता है, वो देख नहीं पाता है, ठीक, लेकिन जब रडार होता है तो सामने जो है दीवार है, तो उसका अल्ट्रासोनिक वेव जब लौट के आता है उसको सुन के वो मुड़ जाता है फास्टली बैट के बारे में। यानी एक सर्टेन टाइम एंड स्पेस पे उसको अपनी बॉडी की जानकारी रहती है, बॉडी के पार्ट्स की जानकारी रहती है, कहाँ है कैसे है। जैसे हम कबड्डी में जब अंदर घुसते हैं, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए,
तो कितना किनारे तक जाना है उसकी भी जानकारी है, कौन कौन से प्लेयर ओपोनेंट आपको पकड़ने कहाँ से आ रहे हैं उसकी भी जानकारी है। जितनी अच्छी आपको रहेगी उस सर्टेन टाइम स्पेस पे, आप उतने अच्छा, यानी आपकी ओरिएंटेशन एबिलिटी एक फुटबॉल फील्ड में, कोई भी प्लेग्राउंड में, बॉडी पार्ट्स और सर्टेन टाइम और स्पेस में आपको पूरी जानकारी है, आपका बॉडी कहाँ है, किस मूवमेंट में है, किस तरह से है। तो सर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कबड्डी का भी, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं फुटबॉल का भी, कि एक प्लेयर अगर फुटबॉल लेके भाग रहा है तो ओरिएंटेशन एबिलिटी ये हो गया। ठीक है। थर्ड, सी फॉर कैट, कैट को रिएक्शन एबिलिटी। अब सबको जानते हो कैट का रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है। चूहा देखिए आपके पकड़ में, हमारे पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन चूहा का वेट करके बिल्ली फास्ट पकड़ लेती है। हमारे गांव में कहा जाता था, हमारी माँ लोग भी कहा करती थी कि बिल्ली को कभी भी रूम बंद करके मत मारिए या भगाइए, क्योंकि रूम बंद है, उसको भगाने की कोशिश कीजिए, देखिए भागने का जगह नहीं है तो वो रिएक्ट करेगी फास्ट और वो आक्रमण कर देगी। इसलिए शायद उसको शिकार के मामले में शेर की मौसी भी कहा जाता है। तो ये जो है रिएक्शन एबिलिटी कैट से रिलेट कर लीजिए। चौथा, डॉग। डॉग सबसे ज़्यादा ह्यूमन के करीब रहने वाला जानवर है, जो पसंद करता है आदमी के साथ रहना सदियों से। तो डॉग के अंदर जो है बैलेंसिंग एबिलिटी बहुत होती है, इसलिए कुत्ता लोग को देखिए, जैसे ही आप उठाइएगा रोटी, थोड़ा सा सिखाना नहीं पड़ता, वो 2 पैर पे खड़ा होने लगता है। अभी तो सर्कस कम हो गया, जब हम लोग छोटे में सर्कस में जाते थे तो जरूर एक शो होता था डॉग्स का, कि डॉग्स सारे लाइन से 2 पैर पे चलते आते थे, रस्सी पे चल लेते थे और साइकिल चला लेते थे, ये सब डॉग शो जरूर होता था उसमें एक। तो ये उनका बैलेंसिंग एबिलिटी उससे रिलेट कर देगा। डॉग दिखाई देगा कि 2 पैर पे आराम चल रहा है, वो है बैलेंसिंग एबिलिटी। ऐसे स्पोर्ट्स में हर गेम में आपकी कॉम्प्लेक्स जो मूवमेंट करते हैं उसमें जो बैलेंसिंग एबिलिटी होती है उससे रिलेट करना है। जैसे जिम्नास्ट जब रोल मारता हवा में, फ्लिप करता है और वहां से जब स्टैंड करता है, तो उसके लिए जो है बैलेंसिंग एबिलिटी। एक स्मैशर स्मैश का जब नीचे गिरता है, अचानक लटकाता है, बैलेंसिंग एबिलिटी। फुटबॉल में जब बहुत फास्ट आप मूवमेंट लेते हैं और कोई अगला कोलैप्स करता है, तो वहाँ बैलेंसिंग एबिलिटी। जिसकी बैलेंसिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपको बैलेंसिंग देखा जाता है। तो बैलेंसिंग एबिलिटी, बैलेंसिंग जितना अच्छा रहेगा स्पोर्ट्स में, आप उतना ज़्यादा कम चोट खाइएगा, इक्विलिब्रियम आपका हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। नेक्स्ट होता है डी के बाद ई यानी एडेप्टेशन एबिलिटी। अब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपका ब्रेन कितना जल्दी इस चीज़ों का अडेप्ट कर पा रहा है, एब्जर्व और ऑब्जर्व कर पा रहा है। इसी तरह स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में एंटिसिपेशन कर पाना कि आगे क्या होगा। तो एडेप्टेशन 2 तरह का होता है, एक तो होता है जो सिचुएशन आपको मिला, और एंटिसिपेटरी एडेप्टेशन कि आगे क्या हो सकता है, उसको अडेप्ट कर लेना फास्टली। जो प्लेयर फास्टली अडेप्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एडेप्टेशन एबिलिटी कहता है कि एडजस्ट क्विकली टू द चेंजेस और एंटिसिपेटेड चेंजेस, जो चेंज हो रहा है या एंटिसिपेटेड जो चेंजेस होगा उसके लिए तैयार रहना और उसको एडेप्ट कर लेना। अब इसको एलिफेंट से रिलेट कैसे करना है, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर अभी सबसे बड़ा भारी हाथी है, उससे ज़्यादा बड़ा होता था डायनासोर्स। तो डायनासोरस जो है वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एडेप्ट नहीं कर पाए। जो कहीं कहीं कहा जाता आइस एज आया था, कहीं बड़ा क्लाइमेटिक चेंज हुआ, जो भी परिस्थितियां रही हो, कोई कहते हैं कि खाना नहीं मिलने लगा, इतना ज़्यादा वो लोग बढ़ गए कि जो भी कारण रहा, लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर पाए सिचुएशन से, वो चले गए। हाथी की तरह का एक और जानवर साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के जंगलों में उनका मिला है, जिनकी की बहुत लंबा मैमल्स जिसको कहा जाता, बहुत बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, मैमथ। तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने आप को अभी भी अडेप्ट कर गए। तो इसको ऐसे एडेप्टेशन एबिलिटी। तो देखिए आपको धीरे धीरे याद होते जा रहा है। पहला ऐप से रिलेटेड है तो ऐप कॉपलिंग है, दूसरा बैट का ओरिएंटेशन अच्छा है कि सर्टेन टाइम स्पेस पे कहाँ कब है, ओरिएंटेशन। सी कैट यानी रिएक्शन, डी डॉग यानी बैलेंस, ई एलिफेंट यानी एडेप्टेशन। एफ और फिश को, मछली को अधिकतर लोग एक्वेरियम रखते हैं घर में। क्यों रखते हैं? वो तैरती हैं जब, तो बड़ा रिदम उनका अच्छा लगता है। तो रिदम एबिलिटी, तो रिदमिक एबिलिटी जिसमें होती है उसका मूवमेंट बहुत ग्रेसफुल होता है, जैसे डांसर्स का। उस तरह जैसे कोई प्लेयर होता है ना, तो उसके स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। अगर राहुल द्रविड़ का कोई शॉट था तो उसको लोग हमेशा स्लो कर देखता है, कितना सुंदर प्यारा। सचिन तेंदुलकर कुछ शॉट्स होते थे, तो जिनके शॉट्स में थोड़ा एक
रिदम होता है, फॉलो थ्रू होता है, उसको देखने में अच्छा लगता है। और रिदम जिसमें होता है, जहाँ आप रिदमिक एक्टिविटीज़ करेंगे वहाँ आपकी थकान भी कम होगी, यानी आपका एंड्योरेंस वहाँ बढ़ जाएगा, आप एंड्योर कर पाइएगा। तो उस एक्टिविटीज़ के लिए कि रिदम में करना चीज़ों को, जैसे अगर मैं हाथ उठा रहा हूँ सांस लेते हुए, हाथ नीचे कर रहा हूँ सांस छोड़ते हुए, अगर इसमें रिदम आ गया तो थकान कम होगी। तो रिदमिक और देखने में भी थोड़ा ठीक लगेगा, थोड़ा क्या बहुत अच्छा लगेगा रिदम में। तो रिदमिक एबिलिटी ये एक स्पोर्ट्स पर्सन की एबिलिटी कि इसको कितना जल्दी लर्न कर पाते हैं। और जी गॉट, यानी आप गॉट मतलब यहाँ पर कल्पना करेंगे कुछ गॉट्स ऐसे होते हैं जो हिली एरियाज में रहते हैं, वो ऐसे ऐसे जगहों पे चढ़ जाते हैं जहाँ की चीता भी नहीं पहुँच पाता, वो भी डरता है उस पत्थर पे चढ़ने पे, छोटे पत्थर पे जाके खड़े हो जाते हैं बैलेंस बना के। तो डिफरेंशिएशन एबिलिटी मीन्स वहाँ पर अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऐसा एडजस्ट कर पाना जिससे आप कॉम्प्लेक्स मूवमेंट भी कर पाए, दैट इज डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को लर्न करके, अब जैसे एक हाथ मेरा ऐसे जा रहा तो दूसरा हाथ उल्टा भी जा रहा है और उसको भी हम एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो इसको बुकिश लैंग्वेज में कहा जाए तो एबिलिटी टू डिफरेंशिएट द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स इन रिलेशन टू ग्रेविटी एंड स्पेस। आपकी जो बॉडी की जो ग्रेविटी है और जो स्पेस में आप है वहाँ पर डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स को एकोमोडेट कर पाना थोड़ा थोड़ा कॉपलिंग से मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। कॉपलिंग में सिर्फ स्मैशिंग को आप ले सकते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप सर्टेन बॉडी इसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन से भी मिलाया हुआ है। तो वो दोनों का कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्सिटी को लेके यहाँ पर एक है डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी। इसको आप रिलेट कीजिएगा कि ग्रेविटी के विरुद्ध और स्पेस पर ऐसा अपने बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स को एडजस्ट किया हुआ गोट, उसको ठीक है डिफरेंस। अब स्पोर्ट्स इसको रिलेट करेंगे तो बोले कॉम्प्लेक्स जिम्नास्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं, जहां पर पूरे बॉडी को एक साथ शटल टाइप्स पर कहाँ आप किस तरह से घूम के पूरा बॉडी हाथ पैर का बैलेंस करके, या जब स्विमिंग के लिए डाइव करते हैं हवा में रोल करते हुए फिर आपको सही टाइम पर ग्रेविटी की ओर लौटना भी है, तो वहां पर आपका डिफरेंशिएशन एबिलिटी काम करता है। हो सकता है अगर मेरे जो भी मैं समझा रहा हूं वहां किसी बुक में कहीं अगर कुछ अंतर आ रहा है, या आप सर्च आउट करते हैं कोई ऐसा रिसर्च पेपर जिसमें कुछ अलग है, तो मुझे जरूर बताइएगा। कारण क्या है कि मैं भी हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अगर आपसे शेयर कर नॉलेज तो मैंने भी कहीं कहीं से पढ़ा है, आप भी अगर कहीं से और पढ़ते हैं और कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इसमें। कुल मिला के सातों जो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है, यानी कि कोऑर्डिनेशन की एबिलिटीज है। ब्रेन और बॉडी का कितना सुंदर समन्वय हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उसी को कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बोलते हैं। तो ये 7 तरह की थी। मुझे लगता है कि आपको ये 7 तरह की एबिलिटी अब समझ में आ गई होंगी। फिर मैं कह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं मुझे कि अगर कहीं कुछ और अलग है, क्योंकि जो अभियान मेरा है ज्ञान बांटने का, इसमें अगर मैं गलत बोलूंगा तो बहुत सारा मैसेज जो है बहुत लोगों को गलत, जीवन भर के लिए गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए किसी को भी अगर लगता है कहीं कुछ रेक्टिफाई करना चाहिए तो मुझे अवश्य जो है मैसेज करें, या फिर मुझे जो है वहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं और बेहतर ढंग से उसको सुधार कर नया उसको रेक्टिफाई कर सकूँ। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।